Children, I hope we are ready to apply Gauss law confidently on the charged spherical conductor and hollow non-conductor case. This is very interesting case in which we want to find electric field due to uniformly charged conducting hollow or solid sphere. कंडक्टिंग है तो हॉलो या सॉलिड दोनों पर अप्लाई होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो स्फीयर को हॉलो होना चाहिए। मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो अगर हॉलो है या वो सॉलिड है, दोनों ही केसेस में चार्ज आउटर सरफेस पर ही रहेगा, तो इसमें केस में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर वो पुअर कंडक्टर मटेरियल है तो जहां आप चार्ज को रख दोगे वो वहां पर रेस्ट पे रह जाएगा। तो उस केस में चार्ज आउटर सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अगर मटेरियल पुअर कंडक्टर है तो उसके लिए हमने कहा कि पुअर कंडक्टर है तो हॉलो स्फीयर का केस। ठीक, इन तीन केसेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट P पर जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो तुम्हें याद है मैं सबसे पहला काम क्या करना है, एक सूटेबल गॉसियन सरफेस जो कुछ पॉइंट्स कुछ शर्तें पूरी करती हो। तो अब हम बात कर रहे हैं देखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेप की, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमको ध्यान रखना है, रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड यूनिफॉर्मली। तो अब इस केस के लिए जो परफेक्ट स्फेरिकल सरफेस होगा दैट शुड बी अ स्फेरिकल सरफेस इटसेल्फ, जो उस पॉइंट से पास होता हो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी वो एक क्लोज्ड सरफेस होगी स्फेरिकल, जो इस चार्ज स्फीयर को कंप्लीटली कवर करती हो। ठीक है ना। तो अब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किसी पॉइंट P पर अगर हमें फील्ड निकालनी है उस डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से r डिस्टेंस पर, तो हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की और हमें चेक करना होगा कि ये हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है या नहीं, है ना। अब कंडीशंस क्या, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सरफेस का पैरेलल हो। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी सरफेस से रेडियस की डायरेक्शन में बाहर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी हमने देखा ही कि सरफेस से परपेंडिकुलरली रेडियली बाहर आएंगी। तो ये तो पैरेलल है। तो फिर इसके साथ कनेक्टेड कंडीशन क्या थी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखो जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर देखो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हर पॉइंट से गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, और इसलिए हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के सेम मान सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पहली कंडीशन को कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। तो ये सरफेस, ये स्फीयर जो हमारे पॉइंट P से पास हो रहा है जहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, परफेक्ट गॉसियन सरफेस है हमारे केस के लिए। तो ये है हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, P से पास होती गॉसियन सरफेस भी हमने स्फेरिकल ली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इससे एक दूसरे से पैरेलल है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हमने गॉस लॉ लिखा, इंटीग्रल E डॉट dA इज चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट dA कैन बी रिटन एज E dA cos 0, और चार्ज इनक्लोज में देखो तुम, अगर इस स्फीयर पे Q चार्ज है तो पूरा का पूरा चार्ज ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो हमने पूरे चार्ज को Q को इनक्लोज चार्ज की जगह रख दिया। E क्योंकि कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, क्योंकि इस स्फीयर के चार्ज से हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो E को बाहर ले लिया, और जो dA है इंटीग्रल dA वो क्या हो गया, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल r, ये रेडियस है स्मॉल r, और स्मॉल r इस स्फीयर के रेडियस r से बड़ी है। ठीक,
तो गॉसियन सरफेस का एरिया यहाँ पर इंक्लूड होता है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक पॉइंट चार्ज की उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो हम पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर रिसाइटेड मान सकते हैं, और इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के लिए होगी वो ही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? तो ये कंक्लूजन ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम उसके सेंटर पर चार्ज रखा है ऐसे मानकर प्रॉब्लम्स डील कर सकते हैं। अब अगर इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर हो, लेकिन वो आर डिस्टेंस सरफेस पर ही हो, मतलब अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक गॉसियन सरफेस देखो कैसे लेंगे, बिल्कुल इन द विसिनिटी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल उस डिस्ट्रीब्यूशन के, उस चार्ज पार्ट के बिल्कुल पास में ऑलमोस्ट रेडियस आर का गॉसियन सरफेस लिया है ना, ऑलमोस्ट रेडियस आर का। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और सरफेस के हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो हम आराम से अपना गॉस लॉ यूज कर सकते हैं फॉर आर इक्वल टू कैपिटल आर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द radius of the spherical charge distribution is that point at the surface of that distribution we need to find electric field। तो हमने गॉस लॉ लिखा, उसके बाद E डॉट डी ए को हम ई डी ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनक्लोज चार्ज देखो बिल्कुल क्लोजली फिटेड ये गॉसियन सरफेस है, तो पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो हमने क्यू इनक्लोज की जगह उस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज पूरा का पूरा रख दिया, और डी ए इस बार 4 पाई रेडियस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्फीयर की रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब कैपिटल आर से बड़ी ही होगी जब हम इस स्फीयर से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर जाएंगे, तो हर डिस्टेंस कैपिटल आर से बड़ी ही होगी, यानी ये डिस्टेंस सेंटर से सबसे छोटी डिस्टेंस है जिस पर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इसके बाद हर डिस्टेंस इस आर से बड़ी होगी। तो हम मान सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू चार्ज्ड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों कह रही हूँ ऐसा? इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा जो अंदर के उस पॉइंट से पास होता हो, जैसे ये केस। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो पॉइंट पी से पास होती है, इस बार पॉइंट पी स्फीयर के अंदर है। तो अब अगर तुम देखो तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, पूरा का पूरा चार्ज बाहर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम पहले गॉस लॉ लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि चार्ज इनक्लोज्ड जीरो है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट है P विच इज इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, दैट शुड बी जीरो। तो अब हमें तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गई है हमारी। चार्ज स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो क्योंकि कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर हो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और वेरिएशन कैसा होगा? अगर हम सेंटर से बाहर की ओर चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा? सेंटर से इस सरफेस के रेडियस तक कोई फील्ड नहीं है, रेडियस पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद जैसे जैसे ये डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगी। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अप टू पोजीशन आर, रेडियस आर इज जीरो,
then suddenly field jump to the maximum value of the its maximum value at the sphere of the at the surface of the sphere, and then electric field reduces as 1 upon r square. तो ये है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कौन कौन से केसेस है. कंडक्टर है अगर तो सॉलिड हो या होलो, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर है तो स्फीयर होलो हो, यानी सरफेस पर ही केवल चार्ज है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब हमारे लिए ये डिस्कशंस और ये फॉर्मूले वैलिड है. तो अब हम अपने गॉस लॉ के लगभग सभी डेरिवेशंस कर ले गए हैं. एक डेरिवेशन बचता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो और सॉलिड हो और पूरे स्फीयर पे थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. तो क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस पे नहीं है इसलिए उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी. जो बच्चे चाहते हैं वो उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं. तो अब हम लोग इस टॉपिक के लास्ट पे आ गए हैं. हम सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद कंडक्टर. बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं वो क्वेश्चंस जो इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं. तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद वो क्वेश्चंस हमको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हमको परेशान नहीं करेंगे. तो पहले हम इनको समझेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे. तो चलो सबसे पहले हम एक एक करके कंडक्टर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स समझते हैं. कंडक्टर से रिलेटेड पहला पॉइंट देखो, चार्जेस आर फ्री टू मूव इन अ कंडक्टर, वी नो इट. सो when a charge is given to the conductor, it moves away from each other as far as possible. तो क्या होता है कि सब के सब स्फीयर पे जाके रुकते हैं, यानी कंडक्टर को आप चार्ज कहीं पे भी रखो वो भागकर स्फीयर पे जाएगा. तो इसका मतलब कंडक्टर में चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही रहेगा. ये पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर बिल्कुल उसकी सरफेस से टच कराती गॉसियन सरफेस एज्यूम करें, तो देखो तुम कितनी भी क्लोज टू सरफेस गॉसियन सरफेस है, चार्ज अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पर होता है कंडक्टर के. तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर हमेशा जीरो आएगी. ध्यान से सुनो मेरी बात को. मैंने कहा कि एक गॉसियन सरफेस को अगर आप स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल एकदम जस्ट इनसाइड इमेजिन करें तो ये काफ़ी बड़ा गॉसियन सरफेस है, पूरा अंदर का वॉल्यूम कवर हो रहा है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि कंडक्टर में हमेशा चार्ज बाहर रहता है. तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो मटीरियल, कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी. ठीक, कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी तो हम कंक्लूड करेंगे कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग मटीरियल इज जीरो. मटीरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रुकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटीरियल विल ऑलवेज बी जीरो, ऑलवेज. तो बार बार मैं कह रही हूँ कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है. अब एक एक करके हम इसमें कॉम्प्लिकेशंस केस की बढ़ाते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कितना आसान है अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो जब पहला पॉइंट हमको समझ आ गया कि कंडक्टर के सरफेस पर सारा चार्ज जाकर रुकेगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहता है जो पॉसिबल हो. फिर हमने समझा कि क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज रहेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अंदर के हर पॉइंट पर, कहाँ, कंडक्टिंग मटीरियल के अंदर हर पॉइंट पर जीरो होगी. अब हमने कहा कि अगर इस मटीरियल को, जो कि एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, चाहे उस पर पहले से कोई चार्ज ना हो और चाहे उस पर पहले से कोई चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में अंदर, जब ये बिल्कुल चार्ज नहीं है मान लो, तो भी अंदर सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड पर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस्ड हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी अंदर, वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक इक्वल और ऑपोजिट होगी. और उसकी वजह से कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी ज़ीरो होगी जब कंडक्टर को उठाकर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें. मतलब बाहर फील्ड हो तब भी अंदर से कोई फील्ड पास नहीं होगी. कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट फील्ड ज़ीरो ही रहेगी.
ये केस ऐसा है जिसमें पहले से कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज था, इसको उठाकर हमने यहाँ रख दिया, तो ये चार्ज भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ कि ये चार्ज का इधर का जो पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन सब इधर भाग आएंगे कंडक्टर के, तो वो और जो कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज इधर बचा इसका, वो सब मिलकर कुल मिलाकर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इंड्यूस करेंगे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और ऑपोजिट हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फिर से जीरो हो जाएगी। तो कुछ भी हो, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकती, कुछ भी हो। अब यहां देखो, एक चार्ज क्यू बाहर रख दिया और इस पर पहले से चार्ज क्यू है, अब इसकी एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर है, तब भी ये चार्ज क्यू खुद को ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। अब ये ध्यान रखना, इन केसेस को ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एक वायर से करंट फ्लो कराते हैं ना, उसको बैटरी से कनेक्ट करके, तब क्या सिचुएशन होती है उसको हम उस समय डिस्कस करेंगे। तो सिचुएशंस यहाँ पर कौन सी हैं वो डिस्कस करते समय ध्यान रखना कि कब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये कब कह रहे हैं, वो कौन से केसेस हैं, ये केसेस ध्यान रखना। और जब कभी भी क्वेश्चन आए तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करते समय जो केसेस थे ओरिजिनल, वो केसेस तुरंत दिमाग में आने चाहिए कि ये केस ऐसा था। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखो। अब कंडक्टिंग मटेरियल के हम अंदर हमने एक कैविटी क्रिएट कर दी है ना। कैविटी वाले क्वेश्चंस बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। कैविटी क्रिएट कर दी। अब पहला केस, हमने इसको चार्ज क्यों दिया। बच्चे सोचेंगे, बच्चों को पूछा जाता है कि वो चार्ज कहाँ जाएगा, तो कई बार बच्चों को लगता है कि सरफेस पे जाता है चार्ज, तो अंदर की सरफेस पे कुछ चार्ज जाएगा और बाहर की सरफेस पे कुछ चार्ज जाएगा। ध्यान करो, चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहता है, सेम चार्ज, और यहाँ पर तो फ्रीडम है उसके पास कि वो फ्लो करके जा सकता है, तो वो यहाँ पर क्यों आएगा, यहाँ पे वो रिलेटिवली पास पास होगा। तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे भागेगा जिससे वो एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर हो। इसके अलावा यहाँ पर भी वो केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। ये जो मटेरियल है कंडक्टर का, जिसके अंदर ये कैविटी है जहाँ हवा है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अब अगर कुछ चार्ज हम कहें कि यहाँ अंदर भी आ गया, मान लो हम कहें कि कुछ चार्ज आ जाता है, तो जब आप एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उस गॉसियन सरफेस को, वो गॉसियन सरफेस कहाँ है, इस मटीरियल के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर तो यहाँ कुछ चार्ज आ जाएगा इनक्लोज्ड। तो गॉस लॉ को जब तुम यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल जीरो नहीं आएगी, क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो नहीं है। तो ये मैथमेटिकल डिस्कशन भी प्रूव करता है कि चार्ज हमेशा सरफेस के बाहरी सरफेस पर ही, कंडक्टर के बाहरी सरफेस पर ही जाएगा, भले ही अंदर एक कैविटी हो। अब एक छोटा सा और चेंज किया हमने इसके अंदर एक चार्ज क्यों रख दिया। अब ध्यान से सुनना, जो इसके अंदर प्रोसेस होगा वो एक ही रूल गवर्न कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल शुड बी जीरो। और वो कैसे होगा, अगर ये चार्ज क्यू है मान लो, ठीक है, और एक गॉसियन सरफेस मटेरियल के अंदर तुरंत ड्रॉ कर लो इमेजिन में। अब अगर इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो अंदर चार्ज इनक्लोज्ड जीरो होना चाहिए। तो हमने कहा कि इस सरफेस के अंदर इस सरफेस पर इस केस में माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिससे कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो जाए और फील्ड इस पॉइंट पर जीरो ही रहे। दूसरी तरह से कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ आपने क्यू चार्ज रखा, ये कंडक्टर है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अंदर वाली सरफेस पर अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, तो इक्वल, इस चार्ज के इक्वल और अपोजिट चार्ज अंदर वाली सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से खुद को समझा सकते हो कि कैविटी में अगर चार्ज रख दें तो अंदर वाली सरफेस पर जरूर माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस चार्ज कहाँ से आया है, बाहरी सरफेस से आया है, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अब चार्ज की सिचुएशन कैविटी में ये हो जाएगी, अंदर क्यू चार्ज रखा तो अंदर की सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज, बाहर की सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो ही रहेगी। दिख रहा है सबको ये चीज़। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो, हम इस कैविटी में एक चार्ज क्यू रखते हैं और इस कैविटी से बाहर एक और चार्ज स्मॉल क्यू रख देते हैं।
अब क्या होता है देखो, इस चार्ज की वजह से हमें पता है कि अंदर की सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की सरफेस से आए थे तो प्लस क्यू चार्ज बाहर की सरफेस पर इंड्यूस हो गया। लेकिन इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ क्या था, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी। तो अब ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से बाहर कुछ इफेक्ट जा नहीं रहा है। यहाँ पर इसके ठीक बाहर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यानी इन दोनों का असर यहाँ नहीं है, और इसका भी असर यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चार्ज बाहर के चार्ज से बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो कैविटी में चार्जेस होते हैं या जो कैविटी के अंदर का स्पेस होता है वो बाहर के किसी भी चार्ज से अनअफेक्टेड रहता है। इसलिए जब कभी भी हमें किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को सेफ करके रखना होता है तो उसे हम कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना के रखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक कंडक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखना, इसे हम इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कैविटी में रखा हुआ कुछ भी, स्पेस में कैविटी के अंदर रखा हुआ कुछ भी बाहर के चार्जेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड से अनइफेक्टेड रहता है। इसे हम कंडक्टर का शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर कोई कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस एरिया का हो तो चार्ज जब इसको देंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कंडक्टर की सरफेस पे नहीं होगा। जो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कर्वेचर के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब तुम ये पॉइंट देखो, ये कर्वेचर का रेडियस बहुत छोटा है, लेकिन इस पॉइंट पर आओ तो ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस कहीं काफ़ी दूर है। तो इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी और इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर के सरफेस पर प्रोड्यूस होगी, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है तो डेंसिटी ऑफ द चार्ज विल बी मोर एट द शार्प एजेस। तो तुम्हें ध्यान होगा कि जो हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करते थे उसमें हम स्पाइक्स यूज़ करते थे, क्योंकि उन स्पाइक्स के पॉइंट टिप बहुत पॉइंटेड होते थे और वहाँ पर जो बादल के चार्ज की वजह से चार्ज इंड्यूस होता था वो पॉइंट पर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज इंड्यूस होता था और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी बादल और उस पॉइंटेड स्पाइक के बीच में। और इसी वजह से जो भी चार्ज बाईपास होना होता था वो थ्रू द स्पाइक अर्थ में चला जाता था और वो बिल्डिंग बच जाती थी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है कि एजेस पर, शार्प एजेस पर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। और लास्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस अ कंडक्टिंग मटेरियल। जब हम किसी कंडक्टर को, वो चार्ज हो अनचार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इंड्यूस होती है जो एक्सटर्नल फील्ड से इक्वल और अपोजिट होती है। यही वजह है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड ज़ीरो होती है, नेट फील्ड। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो कंडक्टर की इस सरफेस पर देखो एंड होंगी और यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसको क्रॉस करके नहीं जाएंगी। और जब ये कंडक्टर की सरफेस को टच करेंगी तो हमेशा नॉर्मली टच करेंगी, यहाँ भी और यहाँ भी। सिमिलरली इस केस में देखो, जहाँ कैविटी है, कैविटी के अंदर चार्ज क्यू रखा है, इस चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी पर वो यहीं पर इंटरप्ट हो जाएंगी, इसे क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगी। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये यहाँ पर इंटरप्ट तो होंगी, यहाँ पर रुकेंगी तो, लेकिन तुम देखो सब की सब इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। और बाहर से जो लाइंस ऑफ चार्ज फर्दर निकलेंगी वो सब परपेंडिकुलर टू द आउटर सरफेस होंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंडक्टर के साथ जुड़े हैं और इन पर बहुत सवाल बनते हैं। इनको ध्यान से सोचने के बाद हम इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस में कभी फंसेंगे नहीं।